स्वागत है। आज से हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन स्टार्ट करेंगे जो जून 2023 के लिए मंथ की होगी। और इसमें हम एक टॉपिक जैसे कि हमने ये वाला शेड्यूल बनाया है। हमारा शेड्यूल जो रहेगा जैसे इंडेक्स में विषय सूची है, इसमें जो पहला टॉपिक आपका दे रखा है जैसे राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है। तो इसके जो जो पार्ट हैं जैसे ये वाला नया संसद भवन, राजद्रोह कानून, शिकायत निवारण आकलन, भारत में ओटीटी विनियमन, संक्षिप्त सुर्खियाँ, है ना। और आपका ये पंचायत विकास सूचकांक, ठीक है, ये आपका लास्ट वाला टॉपिक है। तो जैसे तो हम जो पॉलिटी का जो सेशन है ना, पॉलिटी की जो करंट रहेगी विजन आईएएस में मंथ मैगजीन में, और उसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक, उसमें जो जो टॉपिक जैसे दे रखे हैं जैसे भारत यूएसए संबंध, भारत अमेरिका रक्षा संबंध, ठीक है, अमेरिका का अंतरिक्ष संबंध क्या है, भारत अमेरिका डिजिटल व्यापार क्या है, भारत नेपाल संबंध कैसे है, ठीक। तो ये इंटरनेशनल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट थर्ड डे आपका इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था करेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम उसी तौर पर फिर नेक्स्ट डे करेंगे सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर, है ना। यही पैटर्न चलेगा और जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट मंथ का जो मैगजीन है उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करते रहना दोस्तों, ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे और वीडियो को बनाने में थोड़ा सा और भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों का सहारा है। और तो आज स्टार्ट करते हैं इस वाली सीज़न को, मैगजीन को, ठीक है। ये जून 2023 के लिए, और आने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा 26 मई को जो एग्ज़ाम आएगा 2024 में ना, उसको टारगेट करते हैं। और आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक, इसको स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो इसका है राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और नया संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। पहली जो न्यूज़ है आपकी नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। सुर्खियों में क्यों है ये, तो हाल ही में देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है। कौन सा नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, ठीक। तो वर्तमान में संसद भवन कैसा था, ये वाला, ठीक, ये था राउंडेड शेप में, है ना। और जो नया संसद भवन है वो त्रिकोण साइड का है, ठीक, इस तरह का बनाया गया है ना। ये इसका चैम्बर है, आप इसको देख लो एक बार, ठीक। वहीं इससे क्या इंपॉर्टेंट तथ्य क्या निकलते हैं संबंधित जाते जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस भवन का निर्माण सेंट्रल विजिटा विकास पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है, ठीक है। इस भवन का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट है उसके द्वारा, जो पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है, ठीक। अवसर रचना निवेश है ये, ठीक है, अवसर रचना निवेश है, जैसे कैपिटल इन्वेस्ट। इसमें अनेक परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे सेंट्रल विजिटा योजना 1931 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेंट्रल विजिटा योजना को 1932 में शुरू किया गया था, ठीक, तो ये किस कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कब किया, 1931 में शुरू किया था। इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया था, ठीक है। जब जो 1931 में ये बनी थी तो इसमें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को ही शामिल किया गया था जब ये इसका गठन हुआ, ठीक है। इसमें राजपथ, वर्तमान कर्तव्य पथ हो गया इसका जो राजपथ है ना, जब हमने ये जो नई संसद भवन बनाई गई थी तभी ये राजपथ है जो वर्तमान में कर्तव्य पथ का नाम दे दिया गया है इसको, किसको, राजपथ को, है ना। दोनों के नागरिक उद्यान का विकास भी शामिल था, ठीक है, इसको जो इसके दोनों के नागरिक उद्यान विकास भी शामिल किया गया था। और अभिलेख कार्यालय जो है, अभिलेख कार्यालय रिकॉर्ड ऑफिस के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्शिव्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे बाकी का ये बता गया है कि सेंट्रल बजट प्रोजेक्ट है, शासन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। उल्लेखनीय है कि देश संसद सरकार के मंत्रालय के एक कुशल और संधारणीय केंद्र सचिवालय के समान है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में देखते हैं नई संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, ये भी तो जानना है कि आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि संसदों में बैठने के लिए कम जगह होती थी। वर्तमान संसद भवन को कभी 2 सदनीय विधायिका के लिए डिजाइन
नहीं किया गया था। ठीक है, जो हमारी वर्तमान में जो संसद भवन है ना उसमें स्पेस कम है, तो जैसे भी 2 सदनीय विधायक आए तो उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। जैसे 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, ठीक है, 1971 में जनगणना हुई। ठीक है, उसमें जो परिसीमन हुआ था, परिसीमन वही आपका परिसीमन होता है कि जनसंख्या के आधार पर करते हैं ना, परिसीमन करेंगे, परिसीमन के बाद में जनता को देखेंगे कि कितनी जनता है उस एरियाज में, उस स्टेट में, तो उसके आधार पर क्या होता है सीट अलोकेट होती है। जैसे लोकसभा विधानसभा की ये सीटें क्या होती है, सीटें अलोकेट होती हैं कि बांटी जाती है ना। वही तो कितनी सीटें थी उस समय, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 545, पर अपरिवर्तित बनी रही है। ठीक है, 1971 की जो जनगणना में परिसीमन हुआ था तो उसमें कितनी सीटें बनी थी, 545 बनी थी। ठीक है, जो अभी तक एज इट इज़ बनी हुई हैं। तो 2026 के बाद इसमें काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है, मतलब कि 2026 में इसमें परिसीमन किया जाएगा तो उसमें जो सीटें हैं 545 के और भी सीटें बढ़ सकती हैं। तो इसमें क्या था, जो पुराना संसद भवन है उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन पर यह रोक केवल 2026 तक ही है। ठीक है, और 2026 पर ये परिसीमन करके जो सीटें हैं ना उनको बढ़ाने की आवश्यकता है ही, कंपलसरी है ये, इसलिए इसको नए संसद भवन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक, ये हो गया आपका। तो इसमें जो दे रखा है कि वर्तमान संसद भवन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है जो वर्तमान संसद भवन का है। तो भारत का वर्तमान संसद भवन औपनिवेशिक युग की एक इमारत है। ठीक है, कब का है, औपनिवेशिक युग की ना। औपनिवेशिक शासन था जब ब्रिटिशों का शासन था, तो ब्रिटिशों ने इसको बनवाया था ना। ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। इस भवन का निर्माण 6 वर्ष में हुआ था। 1921 से 1927 में लगे थे। ठीक है, 6 वर्ष लगे थे। इस भवन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कार्य करती थी। कौन सी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कार्य करती थी। ठीक है, वर्तमान संसद भवन का आकार कैसा था, गोल है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसका आकार मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्भुत गोल आकार से प्रेरित है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आया था 2020 में। कब आया था, 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संसद भवन है वो किस मंदिर से प्रेरित है। ठीक है, तो ये स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्भुत गोलाकार से प्रेरित है। ठीक है, और यहीं पर आपका अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिल जोड़ी गई थी, और पहली निर्वाचन संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। 1952 में अस्तित्व में आई थी पहली निर्वाचन संसद। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं कि नई सेवाओं के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा। ठीक है, ये नई सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचा की जरूरत, आगजनी से सुरक्षा से संबंधित प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको भी पता है। फिर नए संसद भवन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विशेषता देखेंगे। ठीक है, विशेषताएं हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। ठीक है, क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। कैसा है, त्रिकोणीय है। इसे पद्मश्री वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो नया संसद भवन है वो किस आकार का और किस वास्तुकार द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो विमल पटेल द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, और जबकि जो पुराना वाला संसद भवन है उसको एडविन लुटियर और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक, भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है। किसकी, भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है। अगले 150 वर्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है। कितनी, 150 वर्षों की जरूरतों को ये पूरा कर सकता है। आधुनिक संरचनाएं में संसद भवन निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया है। कैसे, कौन कौन सी विशेषताओं को शामिल किया है कि भूकंप रोधी तंत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, सदस्यों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है, पर्यावरण अनुकूल हरित परिवेश का निर्माण, बिजली की खपत 30% तक कम करना। नए स्मार्ट संसद भवन पूरी तरह से पेपरलेस होगा। ठीक है, इसमें क्या है, पेपर की जरूरत नहीं है, सभी की टेबल्स पे क्या होंगे, टेबलेट्स वगैरह होंगे। ठीक, तो उसके थ्रू वो वर्क करेंगे। विशाल बड़ा है। ठीक है, लोकसभा सदन में 888 सीटें होंगी, और जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। संयुक्त अधिवेशन में 1272 संसदों की बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किसमें, नए संसद भवन में। तो ये थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब आता है भारत एक श्रेष्ठ भारत की भावना। ठीक है, जो आपके नई विशेषता दे रखी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की क्या विशेषताएं उसकी में क्या बताया गया। जैसे लोकसभा कक्ष राष्ट्रपति मोर और लोकसभा कक्ष में राष्ट्रपति मोर और मोर की थीम पर आधारित है। ठीक है, राज्यसभा जो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन
आ सकता है कि जो लोकसभा का जो कक्ष है वो किस थीम पर आधारित है। तो राष्ट्रपति की क्या मोर, और मोर की थीम दे रखी है। और राज्यसभा का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, राज्यसभा का कक्ष राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, तो उसकी कमल पर आधारित थीम है। नए संसद भवन में के प्रांगण, नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है, बरगद लगाया गया है। ठीक है, संसद भवन का जो आंगन होता है ना, उसमें क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्यों लगाया, बरगद लगाया गया। संसद में सेंगोल या राजदंड को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया है। जो राजदंड है ना, उसको अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। दायित्व है कि ये सेंगोल का राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो सेंगोल का जो राजदंड है वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, क्या, राजदंड। ठीक, इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली ध्यान नहीं जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ तक है। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक को संसद के सीट्स पर स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, संसद के सीट्स पर स्थापित किया गया, शेर, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से शीर्ष से लिया गया है। ठीक है, नए संसद भवन को भदोही उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बने कालीन से सजाया गया है। ठीक है, कौन सा, भदोही उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको भी हमें नोट डाउन करना है, इसका स्टैटिक पोर्शन भी देखना है कि भदोही उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध हाथ से बने कालीन से सजाया गया है। भदोही हाथ से बने खूबसूरत कालीन के विख्यात है। ठीक है, किसके लिए, जो कालीन है, हाथ से बनी कालीन है, उसके लिए विख्यात है, इसलिए इसे कालीन का शहर कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है स्टैटिक का, को कालीन का शहर किसे कहा जाता है, भदोही उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसको कालीन का शहर कहा जाता है। ऐसे ही इसमें जल थल नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं। जल थल नभ को जो समर्पित है, इसके 6 द्वार बने गए हैं। ये भारतीय सभ्यता के अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। ठीक, वहीं नए भवन के मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। संसद भवन में सागौन की लकड़ियों को नागपुर से, ठीक है, सागौन की लकड़ियाँ कहाँ से, नागपुर से, संगमरमर गुजरात से, और बलुआ पत्थर, लाल पत्थर राजस्थान से मंगाया गया। साथ ही त्रिपुरा से मंगवाई बांस की लकड़ी इसमें फर्श पर लगाई गई है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हो जाएंगे, तो उनको हमें याद रखना है। ठीक, तो ये यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। बाकी का निष्कर्ष है, ये हमारा मेंस से रिलेटेड है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा राजद्रोह कानून, लॉ ऑफ सेडिशन। ठीक, सेडिशन सुर्खियों में क्यों रहा है ये, हाल ही में 22वें विधि आयोग ने राष्ट्रद्रोह कानून के उपयोग पर अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि 22वां विधि आयोग, किस आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की गई है। ठीक है, और किस रिपोर्ट में है, तो 279 वाली रिपोर्ट है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है, 279वीं रिपोर्ट है, 22वां विधि आयोग है, तो राजद्रोह कानूनों को बनाए रखने की सिफारिश की है इसने। ठीक, वहीं आपका राजद्रोह कानून क्या है। ठीक है, इसका स्टैटिक पोर्शन, राजद्रोह कानून क्या है, तो राजद्रोह कानून को देखेंगे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें निम्नलिखित माध्यमों से कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना तथा उत्तेजना पैदा करने के प्रयास को राजद्रोह माना गया है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। इसके जो पॉइंट है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंटों को हमें याद रखना है, ताकि जो प्री में क्वेश्चन बने तो हम उसको आसानी से हल करें। जैसे निम्नलिखित माध्यमों से, कौन कौन से माध्यम है, इसकी परिभाषा में दे रखा है, भारत में कानूनी तौर पर, ठीक है, स्थापित सरकार के प्रति घृणा, जैसे जो सरकार है उसके प्रति क्या है, घृणा या अवमानना अथवा उत्तेजना पैदा करना है, मतलब किसी झगड़े के लिए राजद्रोह को, तो उसको क्या माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा। ठीक है, जैसे क्या क्या पॉइंट इसमें शामिल किए हैं, मौखिक हो या लिखित शब्दों में, संकेतों के माध्यम से किया गया हो, या दृश्य रूप में या अन्य तरीकों से। ठीक है, तो इस जैसे कि हम नाटक वगैरह करते हैं, जैसे दृश्य में लेके आए तो नाटक वगैरह करते हैं, उसके माध्यम से हम क्या करें, सरकार के प्रति घृणा या देश के प्रति कुछ भी ऐसे जो देश की अवमानना को ठेस पहुँचाए, तो उसको क्या करेंगे, राजद्रोह माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट है, मौखिक लिखित शब्दों में, संकेतों के माध्यम से, दृश्य रूप में, अन्य तरीकों से। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा
किस माध्यम से, किसमें राजद्रोह कानून की परिभाषा दे रखी है। जैसे पूछ लिया उन्होंने 124 ए की जगह 125 ए पूछ लिया, ठीक है। तो राजद्रोह को परिभाषित किया गया है तो क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन से गया है, आईपीसी धारा 124 ए में राजद्रोह कानून को परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसमें कैसे, किस किस माध्यम से कह सकते हैं कि जो सरकार, चुनी हुई सरकार है ना, उसके प्रति घृणा, अवमानना, उत्तेजना पैदा करने के उपद्रव को माना जाएगा, जिसमें मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी सब हो सकता है, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं या दृश्य रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राजद्रोह हो जाएगा। वर्षों से हो रही राजद्रोह कानून की आलोचना पर एक नज़र रखते हैं। इसकी आलोचना क्यों है, ठीक है। एक सेकेंड, रिपोर्ट का साइज थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। राजद्रोह कानून की आलोचना पर नजर रखते हैं। जैसे व्यक्तिपरक परिभाषा है ना, व्यक्तिपरक परिभाषा जैसे श्रेया सिंघल 2015 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्पष्ट और व्यापक धाराएं असंवैधानिक घोषित होंगी और इसलिए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता, ठीक है। जैसे श्रेया सिंघल वाला जो केस था 2015 में, ठीक है। तो श्रेया सिंघल 2015 वाला केस किससे रिलेटेड है, राजद्रोह कानून से, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इसमें जो धारा है ना, एक 124A, इसमें क्या है, एक व्यापक धारा नहीं है, अस्पष्ट है, ठीक है, असंवैधानिक भी घोषित हो जाए, इसलिए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना जाएगा, ठीक है, मान नहीं जा सकता। असहमति जताने पर प्रतिकूल कार्रवाई का डर रहता है। जैसे राजद्रोह का आरोप लगाए जाने के डर से लोग अपनी राय व्यक्त करने और वैध आलोचना करने से डरते हैं, जिससे अपनी ही आवाज़ को दबाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या हो जाएगा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो ऐसा हो, उसको क्या है, खतरे में होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कभी कभी कि उसके जो गलत डिसीजन होते हैं उनकी क्या नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजद्रोह। वहीं दोष सिद्धि की निम्न दर है ना, धारा 124 के तहत दायरे मामलों में सजा की दर में पिछले वर्षों में 3% से 33% के बीच उतार चढ़ाव आया है, ठीक है। साथ ही 2020 में अदालत में ऐसे विचाराधीन मामले 95% उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। इस प्रकार दुर्भाग्यवश कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, ठीक है। दुरुपयोग क्या है, बारे में विवाद हुआ बनाम विनोद बनाम भारत संघ विवाद है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, जैसे विनोद दुआ बनाम भारत संघ किससे रिलेटेड है आपका, राजद्रोह कानून से। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के आरोप के साथ ही दर्ज एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक को रद्द कर दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के गैर कानूनी उपयोग के प्रति सचेत भी किया था, ठीक है। तो जो विनोद बनाम भारत संघ विवाद है वो किससे रिलेटेड है, राजद्रोह कानून से। अब देखते हैं जैसे अन्य कानून का अस्तित्व देखते हैं। भारत में ऐसे कानून पहले से मौजूद हैं जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 के तहत निवारक हिरासत प्रतिबंध आरोपित करते हैं। इसलिए 124 के तहत अलग कानून की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या इसमें याद रखना है, धारा 144 1973 धारा 144 के तहत क्या करते हैं, हिरासत और प्रतिबंध लगा सकते हैं किसके रूप में, राजद्रोह में, ठीक है। एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा होता है तो 144 के तहत 144 के तहत क्या कर सकते हैं, हिरासत प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं आपका अन्य देशों में देखते हैं राजद्रोह कानून के बारे में। जैसे अन्य देशों के निरस्त का, अन्य देशों में क्या है, निरस्त है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में राजद्रोह कानून को 2009 में आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया था। यहाँ इस कानून का निरस्तर वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालने का हवाला दिया था, ठीक है। और इसका जो कारण क्या दिया था, जैसे वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालने का हवाला देते हुए इसको क्या कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भी इसको निरस्त कर दिया, ठीक है। तो 2009 में किसने किया था, ब्रिटेन ने। और इसमें क्या हवाला दिया था कि जो स्वतंत्रता है ना, बोलने की स्वतंत्रता, उस पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया। वहीं इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी इसको निरस्त कर दिया, ठीक है। वहीं धारा 124A को बरकरार रखने के लिए विधि आयोग द्वारा दिए गए तर्क क्या है। जैसे जो सिफारिश की गई है आपकी 279 रिपोर्ट में 22वां विधि आयोग था, ठीक है। उसमें इसको बनाए रखने के लिए तर्क क्या दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला है आपका भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करने हेतु धारा 144A राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों से निपटने में उपयोगी होगी, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत राजद्रोह एक युक्ति प्रतिबंध है, ठीक है। क्या है, जैसे आपका अनुच्छेद आर्टिकल 19 है, ठीक है।
इसमें क्या है कि युक्ति युक्ति प्रतिबंध लगाते हैं कि तुम आप मतलब कि इस अधिकार के एवज में आप कुछ ऐसा ना बोलें जो भारत की देश की अखंडता पर क्या करे, सवाल खड़ा कर दे और उसको मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, युक्ति युक्ति प्रतिबंध लगाता है कौन, धारा 144। ठीक है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत दिया गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार असीमित नहीं है। राजद्रोह कानून इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर क्या करे, कानून लगाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि मौजूदा आतंकवाद रोधी कानून। ठीक है, मौजूदा आतंक रोधी कानून धारा 144 ये स्थान नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मौजूदा जो आतंकवादी रोधी कानून है ना, वो क्या है, धारा 124A का स्थान नहीं ले सकते। क्यों, यदि IPC की धारा 124A ने न हो तो सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने की स्थिति में बहुत ही सख्त कानून लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गैर कानूनी गतिविधियाँ, रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि लागू हो सकता है। इसका कहने का मतलब है जैसे धारा 144 है, ठीक है, धारा 124A है ना, IPC की धारा 124 न हो तो सरकार के खिलाफ क्या हो सकता है, हिंसा भड़काने की स्थिति में बहुत ही सख्त कानून बनाए जा सकते हैं। अगर ये वाला कानून, जैसे उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधियाँ हो सकती हैं, उनको रोकथाम के लिए अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि लागू होना अनिवार्य हो जाता है। वहीं पर आप देखेंगे कि किसी कानून को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए, न कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण से, है ना। जैसे कि जैसे कि इसमें तर्क दिया जा रहा है कि इसको निरस्त कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, क्योंकि इसमें एक तर्क दिया है कि जो ये किस तरह का है, औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक टाइम का ये जो कानून है, ये उस तरह का कानून है, इसको क्या करें, निरस्त कर दिया गया। तो वहीं पर इसमें तर्क दे रखा है कि अगर किसी कानून के स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए, न कि किसी औपनिवेशिक दृष्टिकोण से, उसको स्वतंत्र रूप से देखना चाहिए कि वहाँ पे हमें क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, या न कि ऐसे देखे जाने चाहिए कि वो औपनिवेशिक ब्रिटिश कालीन है इसलिए उसको क्या करें, निरस्त कर दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहीं आप देखेंगे किसी विशेष कानूनी प्रावधान को लिए इस आधार पर करना उचित नहीं है कि वो औपनिवेशिक काल से संबंधित है। जो मैंने अभी बताया आपको, प्रत्येक देश में स्थिति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रत्येक देश की स्थिति कैसी है, भिन्न भिन्न होती है। किसमें, राजद्रोह कानून, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे प्रतिस्पर्धा क्षेत्र वाले न्यायालयों के अपने इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, विविधता, कानून आदि हैं। तो ये हो जाएगा आपका। और आपका एक तर्क दे रखा है कि केवल दुरुपयोग के आरोप के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय करने की किसी कथित दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है, वहीं आपका विधि आयोग की सिफारिशें क्या थी, है ना, हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। पिछले वर्षों में न्यायपालक की धारा 124 की व्याख्या किस प्रकार है। ठीक है, जैसे एससी ने इसमें जो एक धारा 124A है ना, इसमें कौन कौन सी व्याख्याएं दी गई हैं, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे आपका पहला देखते हैं, पहला आपका जैसे रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य कब हुआ था, 1950 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सरकार की आलोचना से उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि इसे तब तक अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के लिए उचित आधार नहीं माना चाहिए जब तक इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर करने या उसे ध्वस्त करने की मंशा शामिल ना हो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, सिंपल से शब्दों में बताता हूँ आपको। जैसे रमेश थापर बना मद्रास राज्य, इसको याद रखना है, 1950 में होता है। किससे रिलेटेड है ये, धारा 124A से रिलेटेड है, राजद्रोह कानून से, है ना। इसमें ये कह रही है, सरकार ने कहा है कि ये जो आलोचना है ना सरकार के प्रति, उसमें क्या करना चाहिए, जैसे तब तक अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंध करने के लिए उचित आधार नहीं माना जाएगा। किसको, जैसे असंतोष या बुरी भावनाएं। ठीक है, और जब तक इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की भावना नहीं होगी तब तक इसको क्या नहीं माना जाएगा, ध्वस्त करने की मंशा शामिल होगी। ठीक है, उसको राजद्रोह नहीं माना जाएगा, सिंपल ये कहता है इसका। ठीक है, दूसरा आपका केदारनाथ सिंह बना बिहार राज्य विवाद है। ठीक है, विवाद है जो 1962 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A के वैधता को बरकरार रखा। ठीक है, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्र को उन ताकतों से संरक्षण की आवश्यकता है जो उसकी सुरक्षा स्थिरता को खतरे में डालती हैं। ठीक है, जैसे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। ठीक है, तो उन पे भी क्या करना चाहिए, इनमें युक्ति प्रतिबंध लगाता है ताकि ये जो सरकार की स्थिरता को खतरे में ना डाल सके। ठीक है, तो इसमें क्या करा था उन्होंने, जो बिहार सरकार है उसमें बिहार का जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने
क्या करा था, इसको तटस्थ रखा है। और धारा 124A को, है ना। और कौन सा विवाद है ये, केदारनाथ विवाद बिहार राज्य 1962। और इससे पहले रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, और जो इसकी ईयर है वो 1950 में हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन, जैसे हालांकि इस बात के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल वही भाषण स्पीच जो लोक अव्यवस्था को उकसाता है उसे ही राजद्रोह माना जाएगा। ठीक है। जैसे इस वाद के बाद, जैसे जो केदारनाथ जो वाद हुआ है बिहार राज्य 1962 में, उस वाद के बाद भाषण स्पीच में अगर लोक अव्यवस्था को उकसाता है, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा। जैसे स्पीच दे रहे हैं और उसमें कुछ इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं ताकि उसमें क्या हो, आपको जनता को, जो लोक अव्यवस्था है जनता को भड़काने का कार्य करे, उसको राजद्रोह माना जाएगा। वहीं आपका विनोद दुआ बनाम भारत संघवाद है 2021 में, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि नागरिकों को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा उठाए कदमों की आलोचना करने, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है। बशर्ते है कि लोगों को कानून स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के उत्साह नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये जितने भी सारे विवाद है ना, उसमें सभी सेम वाली बात कही है कि इस तरह की बातें और स्पीच नहीं होनी चाहिए ताकि वो जैसे लोक अव्यवस्था को ठेस पहुँचाएं या भारत की स्थिति को कमज़ोर करें, तटस्थता अखंडता को कमज़ोर करें, तो वो क्या माना जाएगा, आपका राजद्रोह माना जाएगा। ये सारे जो विवाद है ना वो इसी पर रिलेटेड है ना। जैसे आपका पहला विवाद कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था। जैसे रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950, वो भी इसी बात को कहता है। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962, ये भी यही कहता है। और वहीं आपका विनोद दुआ बनाम भारत संघ भी यही सेम स्टेटमेंट देता है। वहीं आपका SC बोमेटकर बनाम भारत संघ विवाद 2023 जो लेटेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को धारा 124A के तर्ज पर किए गए आरोप से संबंधित सभी लंबित सुनवाइयों को, अपीलों, कार्रवाइयों को स्थगित करने के निर्देश थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि IPC की धारा 124A की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश में अनुरूप है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 124A की जो कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के क्या है, अनुरूप नहीं है, उस समय के लिए उपयुक्त थी जब भारत औपनिवेशिक शासन के प्रति अधीन था। ठीक है। तो इन विवादों को हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। तो धारा 124 से रिलेटेड जो भी विवाद हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार उसको क्विक रिवीजन में देख लें। जैसे रमेश थापर बनाम आपका मद्रास राज्य 1950, सेम थिंग कहता है। वहीं आपका केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962, फिर उसके बाद में आता है SG बम्बटेकर बनाम भारत संघ 2023। ठीक है। ये भी आपका किससे रिलेटेड है, आपका राजद्रोह कानून से रिलेटेड है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे वहीं वर्तमान प्रदेश क्या है और विधि आयोग का प्रस्ताव क्या है। जो विधि आयोग ने जो सिफारिश दी है ना अभी 2023, ये अभी सिफारिश दी है इसको राजद्रोह को बनाए रखने के लिए। तो वर्तमान प्रदेश क्या है इसका, वर्तमान प्रदेश में देखेंगे प्रदेश IPC की धारा 124A में केदारनाथ ने 1962 में निर्णय को शामिल किया गया। जैसे 124 में केदारनाथ बाद 1962 के निर्णय को शामिल किया गया। जैसे राजद्रोह की परिभाषा में हिंसा भड़काने, लोक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के युक्त पद को छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। ये विधि आयोग का प्रस्ताव है। वहीं आपका वर्तमान में देखें धारा 124A में 3 वर्ष तक की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है। ठीक है। जैसे वर्तमान स्थिति में क्या है, सजा का प्रावधान क्या है, धारा 124A के अंतर्गत आप अगर अरेस्ट होते हो तो उसमें 3 साल की जेल हो जाएगी आपको और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं इसका अर्थ है कि या तो आजीवन कारावास होगा या केवल 3 वर्ष का कारावास होगा। ठीक है। या तो इसमें आजीवन कारावास हो जाएगा या 3 साल का होगा, किंतु इसके बीच की कोई सज़ा नहीं होगी। साथ ही इसमें न्यूनतम सज़ा केवल जुर्माना होगी। ठीक है। या तो ये आजीवन के लिए कारावास होगा या फिर वो 3 साल के लिए, इसके अलावा और कोई उस पर सज़ा नहीं लागू होगी। वहीं आपके विधि आयोग कहता है कि जेल की अवधि को 7 वर्ष किया जाना चाहिए, आजीवन कारावास तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है। इसमें सजा के संदर्भ में न्यायाधीशों को प्राप्त व्यापक विवेकाधिकार समाप्त हो जाए। जैसे न्यायाधीशों को प्राप्त जो उनके विवेक अधिकार है ना उसको क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। और जो इसमें जेल की अवधि को 7 वर्ष करना चाहिए। और इसमें कितना दे रखा है, जो वर्तमान स्थिति है पुरानी वाली वो 3 वर्ष है और जो नई जो सिफारिश है उसमें 7 वर्ष का कहा गया है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है कि धारा 124A में 3 वर्ष तक 2 वर्ष तक जेल की आजीवन कारावास या प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो इसमें भी गलत हो जाएगा। तो कितना है, 3 वर्ष है।
ठीक है। वहीं इसको 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है तो गलत हो जाएगा। तो कितना है आपका 7 वर्ष किया गया है, ठीक है। वहीं प्रक्रियात्मक सुरक्षा, कोई भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा मौजूद नहीं है वर्तमान स्थिति में, जो पुरानी वाली स्थिति है। वहीं आपकी नई वाली सिफारिश में राजद्रोह के लिए कोई भी FIR दर्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। राजद्रोह अगर होता है तो उसके लिए FIR दर्ज नहीं होगा जब तक कि पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच नहीं कर लेता है, ठीक है। अगर प्रारंभिक जांच नहीं कर लेता है तब तक FIR दर्ज नहीं होगी, किसमें, राजद्रोह कानून के तौर पर FIR दर्ज करने की अनुमति नहीं देता। या पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। जो इस पर जो राजद्रोह की जांच करेगा वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके संबंध में अन्य सुझावों जो निम्नलिखित हैं, जैसे सीमित आवेदन वर्ष 2018 में विधि आयोग ने राजद्रोह पर परामर्श पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया है कि धारा 124(1) केवल उन मामलों में लागू होनी चाहिए जहां किसी भी कार्य का इरादा लोक व्यवस्था भंग या हिंसा भड़काने या अवैध तरीके से सरकार को हटाना के संबंध में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सीमित आवेदन पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें जागरूक भी बनाना है। इसके थ्रू पुलिस अधिकारियों को IPC की धारा 124 के अलग अलग भागों, दायरों और कानूनी सीमाओं सहित विशिष्ट प्रावधान प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे सुनिश्चित हो सके कि कानून के तहत अनुचित गिरफ्तार न होने पाए, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको याद रखना है। इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमने आपके करा दिए गए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको एक बार 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो है आपको याद हो जाएगा। वहीं आपका तीसरा वाला टॉपिक आता है कि शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक, ठीक है। शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक क्या कहता है कि ग्रीवियंस रेडर्स असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI सुर्खियों में क्यों है सुर्खियों में, है ना, चर्चा में क्यों बना है कि हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री 2022 के लिए शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक की शुरुआत की गई है, ठीक है। किसकी, शिकायत निवारण आकलन की और सूचकांक की सिफारिश की गई है ना, इसकी सूचकांक की शुरुआत की गई है। इसमें कौन है आपका, केंद्रीय कार्मिक मंत्री, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री है, ठीक है, 2022 में। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि जो शिकायत निवारण तंत्र के लाभ क्या क्या है ना। वहीं आप देखेंगे मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस की सुनिश्चित करता है। कौन, शिकायत निवारण तंत्र के लाभ हैं आपके, ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की सुनिश्चित करता है। नागरिकों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म या माध्यम प्रदान करता है। मतलब नागरिकों जो शिकायतें हैं उसको, उस शिकायतों को एक प्लेटफॉर्म, है ना, एक पोर्टल जारी करता है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं। एक नागरिकों से फीडबैक भी ले सकते हैं, उपलब्ध कराकर मंत्रालय को अपनी सेवाओं गुणवत्ताओं का विश्लेषण करने का सहयोग करता है। चौथा आपका यह जवाबदेही, पारदर्शिता, विश्वास निर्माण, बेहतर सेवा वितरण और सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं GRAI, ठीक है। इसका जो आपकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ आपके देख रही है, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI, ठीक है। इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका, ये क्या कह रहा है कि GRAI 2022 के बारे में अन्य संबंधित तथ्य क्या है। जैसे GRAI 2022 की अवधारणा, स्वरूप का विकास, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किया है, ठीक है। इसका जो अवधारणा है ना, वो स्वरूप है इसका, विकास, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग ने किया है ना। DARPG और DARPG केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। इस सूचना की रिपोर्ट केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, CPGRAMS से संबंधित 10 चरणीय सुधारों में का हिस्सा है ना। इन सुधारों को DARPG द्वारा अपनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है लोक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार लाना और शिकायतों का निपटान करने में लगने वाले समय को कम करना है, ठीक है। जो GRAI है ना, इसका जो उद्देश्य क्या है, लोक शिकायतों के जो शिकायतें हैं, लोगों की शिकायतें हैं, उनको क्या करना है, जल्द से जल्द निवारण करना है और गुणवत्तापूर्ण सुधार करना है उसमें। इस सूचना का उद्देश्य संगठनवार तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करना है, ठीक है। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र GRAM के गुणों और कमियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सूचकांक का निर्माण 4 अलग अलग आयामों 12 संकेतों के आधार पर किया गया है। इन आयामों में दक्षता, फीडबैक, कार्यक्षमता और संगठनात्मक प्रतिबद्धता है, ठीक है, वहीं शामिल है।
शिकायत निवारण तंत्र में क्या क्या रहेगा आपका, ये देख रहे हैं। जैसे CPGRM है, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपका स्टेटमेंट बन सकता है पॉलिटी में कि जो CPGRM है ये एक किस तरह का है, क्या है। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पीड़ित नागरिकों की शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, दूसरा है आपका लोकपाल और राज्य लोकायुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC तथा अन्य सांविधिक निकाय। ठीक है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संगठनों ने शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए लोकपाल की स्थापना की गई है। ठीक है, वहीं गुजरात स्वागत, आंध्र प्रदेश संधाना और राजस्थान संपर्क, उड़ीसा ई अभियोग आदि राज्यों में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ठीक है, यह आपकी शिकायत निवारण के बारे में बात करता है। इसमें 89 इस व्यापक सूचकांक के आधार पर 89 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों का आकलन किया गया है तथा उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, रेखांकित इसमें आपका इतना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार इसमें ARC की रिपोर्ट देखते हैं। शिकायत निवारण तंत्र GRM क्या है, यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रशासन को नागरिक केंद्रीय बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। शिकायत निवारण प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि नागरिकों को निम्नलिखित स्थितियों में शिकायत निवारण हेतु तंत्र की आवश्यकता में सक्षम बनाना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है उसको हम बता देते हैं। बाकी का आपका इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आप इसको सीधे तौर पर थोड़ा सा अनुभव है उसके तौर पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि CPGRMS 10 चरणीय सुधार होते हैं। जैसे CPGRM 7.0 का सार्वभौमिकरण, CPGRMS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार का उपयोग, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग, शिकायत निवारण सूचकांक, फीडबैक कॉल सेंटर, नागरिक सेवा केंद्र, सेवोत्तम क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मासिक प्रगति रिपोर्ट, डेटा रणनीति इकाई तथा एक राज्य एक पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो 10 चरण सुधार हैं। तो 10 चरण सुधारों को यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक पॉइंट। तो इसको हमें क्या करना है, अच्छे से याद करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन आए उसको आराम से सॉल्व करो। तो ये आपका मेंस का पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। और इसको भी देख लेते हैं एक बार, नागरिक केंद्र प्रशासन क्या कहता है। ठीक है, नागरिक केंद्र प्रशासन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की रिपोर्ट के अनुसार सुशासन और नागरिक केंद्रीय प्रशासन की अवधारणाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। GRM के अलावा अन्य तंत्र जिन्हें प्रशासन को नागरिक केंद्रीय बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है वे कौन से हैं। जैसे उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना, सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आदि करना है। जैसे GRM के अलावा अन्य तंत्र जिन्हें प्रशासन को नागरिक केंद्रीय बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, उनमें से कौन कौन से उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना। जैसे आपकी लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सूचना का अधिकार, अच्छे से सूचना जो मिले हमें, लीगल सूचना मिले, नागरिक चार्टर, सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी याद रखना है और इनको भी याद रखना है। जैसे 10 चरण है उसके। ठीक है, वहीं आपका नागरिक केंद्रीय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय ARC की सिफारिश क्या है, नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाना है ना। एक ही उपाय सभी के लिए लागू नहीं हो सकता। सिविल सोसाइटी को शामिल करते हुए व्यापक परामर्श करना चाहिए। डिफॉल्ट के निवारण तंत्र होने चाहिए। नागरिक चार्टर का आवधिक मूल्यांकन, परिणामों के लिए अधिकारियों की जवाबदेही ठहराना होता है। उपभोक्ता संरक्षण, लोक अदालतें कई उपभोक्ता विवादों निपटान में कारगर साबित होगी। प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए, है ना। यही है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। नागरिक जागरूकता, सिविल सेवाओं के व्यवहार में परिवर्तन, द्वितीय ARC की सिफारिश है जैसे हमने पढ़ी थी। इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि सभी याचिकाओं का 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के भीतर संतोषजनक ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए। ठीक है, समय सीमा का पालन न करने पर आर्थिक दंड लगाना चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है द्वितीय सुधार आयोगों में। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के सुझाव 2021 में दे रखे हैं। वहीं आपका निष्कर्ष है मेंस के लिए। निष्कर्ष में हम देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं।
कि शिकायत निवारण तंत्र जीआरएम किसी भी प्रशासन की मशीनरी का अभिन्न अंग होता है। कोई भी प्रशासन तब तक जवाबदेही, उत्तरदायी और उपयोगकर्ताओं के प्रति अनुकूल होने का दावा नहीं कर सकता जब तक उसने कुशल प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया हो। ठीक है, वहीं आपका जो चौथा टॉपिक है, भारत में ओटीटी विनियमन है। ठीक है, ओटीटी रेगुलेशन और इंडिया में जो डिजिटल प्रकाश कंटेंट होता है ना, जैसे वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं, तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है, जैसे नेटफ्लिक्स है आपका, प्राइम वीडियो है ना, तो ये क्या है आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें मूवी वगैरह आती है ना, लॉन्च होती हैं। जैसे आईटी नियमावली है, आईटी नियमावली मतलब आईटी के जो नियम है 2021 के आधार पर ओटीटी पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। किसमें? 2021 में। ठीक है, तो आईटीआई नियमावली में तात्पर्य मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 से है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ओटीटी क्या है ना, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। क्या है इसमें, क्या है ये ओटीटी ऐसी सेवाएं हैं, ठीक है, कैसी है, ऐसी सेवाएं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों, अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, ये है, केवल या सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर आपका भारत में ओटीटी दर्शकों की संख्या ये है 2023 के अंत में, ये मोबाइल प्रशासन में होने वाली ये भारत की विनियामक भाषा में ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रसार कहा गया जाता है। वहीं आपका ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है, इसे दर्शकों की मार्ग पर उपलब्ध कराता है। जैसे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है और इसे दर्शकों की मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, जिन्हें फिल्में, वेब सीरीज, पॉडकास्ट आदि ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन यह केवल सब्सक्रिप्शन तक नहीं है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना रखना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है और इसमें क्या क्या दंड लगाना चाहिए। जैसे भारत में ओटीटी विनियमन के वर्तमान तंत्र क्या है ना, जिसमें मौजूदा कानून क्या, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निम्नलिखित कानून लागू होते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता 1861 और स्त्री अभिरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, नए आईटी नियम भी दे रखे हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम आगे छोड़ते हैं। जैसे एक देखा है पेरेंटल लॉक, ये प्लेटफॉर्म को यूए13 या उससे छोटी श्रेणी के वर्गीय कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक लागू करना होता है। में सविनय दृष्टिकोण है ना। जैसे आपका पेरेंटल लॉक का मतलब है कि आपकी जो टीवी है ना, आपकी जो टीवी है या उसमें कोई प्लेटफॉर्म चल रहा है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो उसमें पेरेंटल लॉक को लागू कर सकते हैं, है ना। जैसे हमें 1 घंटे के लिए टीवी देखना है, तो वो 1 घंटे के बाद में क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। ठीक, वहीं आपका अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तो ओटीपी के विनियमन से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे बहुत शक्ति विनियमित लोगों की संरचनात्मक स्वतंत्रता शामिल हो सकती है और कलात्मक अभिरुचि सीमित हो सकती है। ठीक है, वहीं नियमों के पालन की निम्न दर क्या है, ओटीटी वेबसाइट इंटरफेस, शिकायत निवारण तंत्र, संबंधित संपर्क विवरण, प्रस्तुतिकरण को अनिवार्य बनाना, हालांकि इसकी सख्त से सख्त पालन हो सके। वहीं आपका गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा उपयोगकर्ता की गोपनीयता, संबंधित आवश्यकताओं, विनियमों व जरूरतों के साथ संतुलित करना। वहीं क्षेत्राधिकार संबंधित मुद्दे विदेशी संस्थाओं के खिलाफ घरेलू निवारण तंत्र प्रभावी कार्यान्वित एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, ये है बस इसके बारे में, और कुछ इतना इम्पोर्ट खास है नहीं। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जो आपका नंबर 5 पॉइंट है, सुर्खियों में क्यों है, संक्षिप्त सुर्खियां हैं जो शॉर्ट है। जैसे अफर्मेटिव एक्शन क्या है, अफर्मेटिव एक्शन के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शन को सीमित कर दिया है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव एक्शन किससे संबंधित है, तो अमेरिका से संबंधित है ना। तो जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कॉलेज में जो प्रवेश होते थे उसमें नस्ल आधारित जो अफर्मेटिव एक्शन को सीमित कर दिया गया है। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। जैसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रूटर बनाम बोलिंगर 2003 और रीड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम बक्के 1978 मामले में दिए गए निर्णयों को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, जो इसमें जो नियम दे रखे थे उनको निरस्त कर दिया है। वहीं पूर्व के इन नियमों को नस्ल के आधार पर कॉलेज में प्रवेश संबंधी अफर्मेटिव एक्शन को सही ठहराया गया है।
ठीक है। जो पूर्व के जो नियम है ना, निर्णय है, उसमें नस्ल के आधार पर, जो नस्ल है ना उसके आधार पर कॉलेज में प्रवेश संबंधी अफर्मेटिव एक्शन को ही सही ठहराया गया है। ठीक है, जैसे नस्ल के आधार पर, जैसे काला और सफ़ेद के आधार पर क्या है, कॉलेजों में जो प्रवेश होता था उसको क्या है, सही ठहराया गया है। अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई, पक्षपात से अमेरिकी कुछ विशेष वाले खिलाफ पश्चात ऐतिहासिक प्रतिरूप के निपटने के लिए उपयोग लाया जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें इतना कुछ पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अफर्मेटिव एक्शन किससे रिलेटेड है। तो अफर्मेटिव एक्शन यूएसए से रिलेटेड है और ये जो कॉलेजों में प्रवेश के लिए नस्ल व्यवसायवाद से आधारित है। ठीक है, बस हमें ये रखना है। जैसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुटर बनाम बोलिंगर किससे संबंधित है, 2003 और रिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 1973, ये भी आपका अफर्मेटिव एक्शन से संबंधित है। वहीं आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि उच्च शिक्षा के मामले में विकल्प संबंध प्रवेश किया है। इसके तहत अमेरिकी कॉलेजों विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। ठीक है, भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके जो भारत में आरक्षण है ना, वो अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह को शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। वहीं भारत और अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन की तुलना है। ठीक है, फिर आपका होता है जैसे भारत और यूएसए के बीच में देखते हैं, जैसे उद्देश्य अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी कहे जाने वाले समाज के निम्न वर्ग का उत्थान करता है। ठीक है, कौन करता है, आपका अफर्मेटिव एक्शन। वहीं संयुक्त राज्य में समाज के उन समूहों को समान अवसर प्रदान करना है जिनके ऐतिहासिक रूप से नस्ल, लिंग, लैंगिक रुझान, दिव्यांगता आदि के आधार पर इसे भेदभाव किया गया है। ठीक है, में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस हमें ये वाला शब्द याद रखना है कि अफर्मेटिव एक्शन किससे रिलेटेड है। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है यूएसए से रिलेटेड है और ये जो कॉलेजों में प्रवेश के से संबंधित है, जैसे नस्ल आधारित जो भेदभाव है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बाकी का इसमें छोड़ देना है। जैसे उत्पत्ति भारत के संदर्भ में देखिए तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। वहीं इस जो यूएस है इसमें 1964 के सिविल राइट्स एक्ट में शामिल किया गया है। यह अधिनियम अलग अलग आधारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं कोटा देखने में नियोजन और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी के लिए अधिकतम 50% आरक्षण इंदिरा साहनी बाद निर्णय में किया गया है। ठीक है, और वहीं यूएसए में देश के अलग अलग राज्यों को संस्थाओं से इसे विविध तरीकों से लागू किया गया है। अफर्मेटिव एक्शन का स्तर निश्चित नहीं है। वहीं राज्यपाल की नियुक्ति देखते हैं, गवर्नर पावर। ठीक, तो गवर्नर की पावर देख लेते हैं एक बार।